नमस्कार। अपने हर कद और दम पर गौर करो, सारे कदम याद आ जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि तजुर्बे तो मिलते हैं बड़ी चुनौतियों के बाद ही। बात तो बस इतनी सी है कि ये उम्र तो तजुर्बों की कहानी है। इसी के साथ आज इंडस्ट्री के लीडर्स माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमईज को ना सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे, बल्कि मौजूदा माहौल में ग्रोथ के मंत्र भी देंगे। एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा में हमें ज्वाइन कर रहे हैं राहुल गौतम, मैनेजिंग डायरेक्टर शीला फोम। शुक्रिया राहुल जी हमें ज्वाइन करने के लिए। ताप सिद्दीकी, फाउंडर हार्वेस्ट गोल्ड, थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं महेश गुप्ता जी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर केंट आरओ सिस्टम्स। आपका भी शुक्रिया महेश जी कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए। राहुल जी, शुरुआत में आपके पास आना चाहेंगे, आप हमें बता सकें ये जो दौर रहा काफी मुश्किल रहा है, काफी चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण। इकोनॉमिक सिनेरियो को आप फिलहाल किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ हमने देखा है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें गिरावट है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं रिटेल इन्फ्लेशन जो है उसमें इजाफा है। आपको ये ओवरऑल इस समय सिनेरियो कैसा दिख रहा है? मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो कोरोना का डिसरप्शन था, ये तो बहुत मेजर डिसरप्शन था, बहुत बड़ा डिसरप्शन था। और इसके बाद में इतना फ्लक्चुएशन हुआ है हर चीज में कि स्टेबलाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा। और मेरा अपना मानना है कि 4-5 महीने में ये जाके कहीं पर स्टेबिलिटी आएगी। जी, तो राहुल जी आप बता सकें ऐसे माहौल में जो लार्ज कंपनीज हैं वो स्मॉल बिजनेसेस को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उनको और इस तरफ उनको और सहारा दे सकते हैं, क्योंकि इस समय वो हैंड होल्डिंग की उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हमारे साथ करीब 400 एमएसएमईज हैं जो जुड़े हुए हैं, और करीब 30% हमारा जो परचेजेस हैं वो उन्हीं के जरिए हो या उन्हीं के थ्रू होती हैं। और हमने तो एक एक से इस दौरान में बात करके और उनकी समस्याओं को समझ के, खासतौर पे जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं या कोई सप्लाई के इश्यूज हैं और उसमें हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा हमने किया। तो मैं समझता हूँ कि हर बड़ी यूनिट को यही देखना चाहिए कि जितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनको उनकी जो दिक्कतें हैं, एंड दिस हैज टू बी ऑन अ 1:1 बेसिस। इट कैन नॉट बी सम जनरल कंडीशन, बिकॉज हर एक की समस्या फर्क है। हम आपके पास लौटते हैं, कई और पहलुओं को आपके साथ टच करना चाहेंगे, पर आप हमें बता सकें आप इकोनॉमिक सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं, आगे की राह कैसे दिख रही है, और साथ ही जैसे हमने देखा कोविड का काफ़ी इम्पैक्ट रहा है और उससे काफ़ी कुछ बदल गया है। एक न्यू इन्वायरमेंट में हम हैं, लेकिन कोविड के केसेस फिर से अब बढ़ने लगे हैं एक बार फिर से। तो ये कैसे दिख रही है आगे की राह? काफ़ी अनसर्टन इन्वायरमेंट है। 2-3 सेक्टर्स हैं जैसे कि फूड है, हेल्थ केयर है, वो उन फार्मास्यूटिकल्स एंड अदर हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी इन प्ले, दैट्स राइट। उसमें तो थोड़ा सा ग्रोथ है, तो बट लाइक ही सेड कि लगेगा 5-6 महीने तो लगेंगे। आप ये बता सकें जिस तरह से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी खासियत होती है कि वो चुनौतियों में भी मौके ढूंढते हैं। बिल्कुल। ये अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ऐसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं? बिल्कुल होती हैं। और वो सब एक एंटरप्रेन्योर का सबसे जो, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है एक चुनौती को स्पॉट करना, अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करना, गैप देखना, और उसके दैट्स राइट कि वो क्या नीड है इस वक्त एनवायरनमेंट में, कस्टमर की क्या नीड है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज हो गया है। तो वो तो एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है, क्योंकि वहीं से आपका बिजनेस प्लान शुरू होता है, वहीं से आप क्या करेंगे, क्या नीड है उसको आइडेंटिफाई करना, उसे मैं कैसे उसको सेटिस्फाई कर सकती हूँ। महेश जी आप बता सकें तो स्मॉल बिजनेसेस ऐसे में कैसे आगे बढ़ें, किस प्रकार की स्ट्रैटेजीज पर वो काम करें, कैसी रणनीति होनी चाहिए इस एनवायरनमेंट में? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अपना मनोबल को मजबूत रखिए। हम देख रहे हैं कि एकदम से डिमांड डाउन आई, बट वी शेप रिकवरी दिख रहे हैं। वी शेप को भी मोमेंटम अप ही दिख रहे हैं। इस साल का ग्रोथ 12% डिप हुआ है पिछले साल का, लेकिन इस साल का ग्रोथ 12% दिख रहे हैं। तो जो रिकवरी आ रही है इंडस्ट्री के अंदर, उसी की वजह से सप्लाई साइड में प्रॉब्लम्स हैं। इस वक्त जो मेन प्रॉब्लम इशू हो रहा है, अब मार्केट का इशू नहीं हो रहा, बड़ी कंपनियों को भी छोटी कंपनियों को भी अब इशू हो रहा है, सप्लाई साइड के इशू शुरू हो गए हैं कि आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, वो एक चैलेंजेस ज्यादा आ रहे हैं। तो अपना मनोबल बिल्कुल फिक्स रखिए कि हम इस देश में बैठे हैं जहाँ के कि एक रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है और हम लोगों को ग्रोथ मिलेगी, जो नुकसान होना था वो हो चुका। दूसरा, हमको ये एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए
कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे मोदी जी ने करी है और एक सरकार ने उसके ऊपर बहुत सॉलिड कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा एक पुश मिलने वाला है और मिल रहा है उसके हिसाब से। तो डिमांड जनरेट होगी और अपने पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और जैसा राहुल जी ने भी कहा, मैं उनको सपोर्ट करता हूं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज, एमएसएमई इज द बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। अगर हमारे देश को 25% जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग से लाना है तो एमएसएमई की ग्रोथ एक बहुत जरूरी ग्रोथ है, जिसको सरकार भी सपोर्ट करेगी और बड़ी इंडस्ट्री भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो इंडस्ट्री, एमएसएमई इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। और हमारे यहाँ जो वर्कफोर्स को एक एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, वो एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एमएसएमई इंडस्ट्री क्रिएट कर सकती है। और एमएसएमई का मतलब ही एंटरप्रेन्योरशिप होता है, जो एक सिंगल ओनर ड्रिवन, 2 ओनर ड्रिवन या स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक डिसीजन मेकिंग फास्ट ले सकती हैं। तो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग लीजिए। दूसरा, आपने को ये भी समझना पड़ेगा कि सरकार को भी छोड़ दें और आपके एफर्ट को भी छोड़ दें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी एस्पिरेशन और खास करके इंडिया में डिमांड बहुत अच्छी जनरेट हो रही है, खास करके कंज्यूमर गुड्स की। आपके पास हम लौटते हैं। हमने जिस तरह से एक ओवरऑल पिक्चर एसएमईज के सामने रखने की कोशिश की है इस स्पेशल सीरीज में भी, एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा, और ये इंडस्ट्री लीडर्स आपको बता रहे हैं किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक तरफ तो ताब हम देख रहे हैं सर्वाइव करना है चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, दूसरी तरफ ग्रोथ की तरफ कदम भी रखने हैं और कई मोर्चों पर, कई फ्रंट्स पर एसएमईज को काम करना है। ऐसे में ये भी बता सकें उनको कंपटीशन को भी कैसे फेस करना है, क्योंकि ये काफ़ी प्रतिस्पर्धा का दौर है, मतलब अच्छी क्वालिटी और कई एस्पेक्ट पर इनोवेट करना है, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है। आप बता सकें आपकी कहानी से, मतलब एसएमईज क्या पिक कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अपने आप में हम देखें, जैसे आप जिस समय आए हो एक डिफरेंट फेज था, लेकिन फिर भी आपने बड़े ब्रांड्स के साथ टक्कर भी ली और फिर कुछ ही समय में आपने अपनी स्पेस में एक लीडरशिप पोजीशन भी हासिल की। ये कंपटीशन को बेसिकली फेस करते समय बैक ऑफ द माइंड क्या होना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए? देखिए, मैं सोचती हूँ कि जब कंपटीशन को आप इवैल्यूएट करते हैं तो आप पहले आपको खुद आपके कस्टमर के शूज़ में खड़ा होना है, इन द सेंस, एंड अपने प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करना है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे बेहतर क्यों है, या मैं अगर कस्टमर हूँ तो मैं ये प्रोडक्ट क्यों ख़रीदूँगी, ये मेरी क्या नीड को सेटिस्फाई करता है और किस तरह से सबसे बेस्ट सेटिस्फाई करता है। तो मैं अगर अपने कस्टमर के शूज़ में खड़े होकर अपने प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करूं तो मेरे सारे आंसर्स मुझे मिल जाएंगे, एंड उससे आपको पता चलेगा कि मैं कैसे बेहतर हूं और लोगों से और कंपटीशन से। हाउ एम आई बेटर, मैं ये अपना ही प्रोडक्ट क्यों खरीदूंगी, मैं अपनी ब्रेड क्यों खरीदूंगी, उसकी क्वालिटी की वजह से, जो उसकी पैकेजिंग की वजह से, फ्रेशनेस की वजह से, क्योंकि मैं ब्रेड की बात कर रही हूँ। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करें एज अ कस्टमर। राइट, हम आपके पास लौटते हैं। राहुल जी, हम आपके पास आ रहे हैं, पर महेश जी एक और पहलू, ये ब्रांडिंग पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो काफी क्रूशल होता है। एसएमईज को आप उस फ्रंट पर कैसे बताएंगे, क्योंकि अभी जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें इसकी अहमियत और भी है। आपने खुद ब्रांडिंग के मोर्चे पर आपकी क्या लर्निंग्स रही हैं इस पूरे सफर में, और आप एसएमईज के साथ कैसे उसको शेयर करते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और फ्यूचर के अंदर एक कंपनी की ग्रोथ उसके ऊपर डिपेंड करेगी। बट सबसे पहले एमएसएमई को देखना पड़ेगा कि उसका प्रोडक्ट कंज्यूमर ड्रिवन है या B2B बिजनेस है, बिजनेस को सप्लाई करते हैं। जब बिजनेस को सप्लाई करते हैं तो क्वालिटी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा आपको। अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपकी क्वालिटी अच्छी होनी पड़ेगी। जब आप कंज्यूमर को जाएंगे तो भी क्वालिटी अच्छी होनी पड़ेगी आपको। बट सबसे ज़रूरी चीज़ ब्रांडिंग होनी पड़ेगी आपको, क्योंकि कस्टमर जब कोई चीज खरीदता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर चीज की क्वालिटी को असेस करे। वो अपने एक इमेज बना के चलता है माइंड के अंदर, ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो आपको एक ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, और ब्रांडिंग करना एक टीडियस प्रोसेस है। इट्स ए कॉस्ट टू द कंपनी, और वो पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और वो दिखता नहीं है कि उसके ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और मैंने क्या प्रॉपर्टी बिल्ड की है उसके ऊपर। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अच्छे बिजनेसेस ब्रांड के ऊपर ही बिल्ड होते हैं। लेकिन आजकल जमाना अच्छा हो गया कि खाली टेलीविजन नहीं, आप डिजिटल स्पेस के अंदर भी ब्रांडिंग कर सकते हैं। मेरी एडवाइस रहेगी कि हर एक एमएसएमई इंडस्ट्री को, अगर आप कंज्यूमर स्पेस में हैं तो 5 से 10% अपने टर्नओवर का आप जरूर एडवर्टाइजमेंट में डालते रहें। धीरे धीरे डालें, ब्रांड धीरे धीरे बनेगा। अगर आपके पास और कुछ इन्वेस्टमेंट और करने को है तो ज़्यादा भी डालें, और वो रिटर्न आपको 100% मिलेगा। बट साथ में ध्यान रखें, प्रोडक्ट की क्वालिटी में, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस में कंप्रोमाइज ना करें एडवर्टाइजमेंट स्पेंड करने के लिए, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जी राहुल जी, ब्रांड बिल्डिंग प्रोसेस पर आपकी क्या सोच है? आप किस तरह से एसएमईज के साथ उसे शेयर करना चाहेंगे?
अपने अनुभवों को। महेश जी ने तो एक अमाउंट भी बता दिया कि 5 to 10% आप अपने टर्नओवर का जरूर उसमें इन्वेस्ट करें। आई गेस इट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट आप कौन से सेगमेंट में हैं, और अगर B2B में हैं तो शायद थोड़ा सा फर्क होगा, कंज्यूमर सेगमेंट में है तो फर्क होगा। और बट इन्वेस्टमेंट जरूर करें, थोड़ा समय लगेगा, एंड but eventually it will pay off. So I'm in total agreement with what राहुल साहब, Mahesh said. जिस तरह से ये ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं, नया दौर है तो इंडस्ट्री 4.0 की बात हो रही है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड, ब्लॉकचेन, इतना कुछ हो रहा है और काफी फास्ट स्पीड पर हो रहा है, और आने वाले दिनों में बहुत कुछ बहुत तेजी से बदलेगा भी। एसएमईज कैसे इसके साथ आगे बढ़ें, कैसे इसके साथ वो भी आगे मूव करें? Let's say traditionally Tally use होता है program, so that is for the basic accounting purpose or the basic functioning that is there. जो analytics part है, जहाँ पर ये सब blockchain और artificial intelligence वगैरह आती हैं, ये part available नहीं है. But I am aware of many small companies which have started catering to using the Tally and make analytics available to the MSMEs, so that too at subscription, on a subscription model. तो मैं 2-3 हजार रुपए साल में खर्च करने से आपका डेटा जो है उसका एनालिसिस हो सके और जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल सके, तो ये पॉसिबल है। 2-3 को मैं जानता भी हूँ। एक हमारे यहाँ भी कंपनी है जो काम कर रही है, हमारी डॉटर कंपनी है जो काम कर रही है इस पे। Therefore, only search out करना है, but you will not be left behind. Right, sir. हम आप सभी से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त ब्रेक का है। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस, ग्रोथ का फंडा। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द ही लौटेंगे। इंडस्ट्री लीडर्स एसएमईज को दे रहे हैं ग्रोथ के मंत्र। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस, ग्रोथ का फंडा। आज हम चर्चा कर रहे हैं इंडस्ट्री लीडर्स के साथ। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले जैसे राहुल जी इंडस्ट्री 4.0 का मेंशन कर रहे थे, महेश जी आप बता सकें ऐसे में फिर एमएसएमईज को आप वर्कफोर्स के जहां तक स्किल सेट्स की बात है उस मोर्चे पर क्या कहना चाहेंगे? वर्कफोर्स को नए एनवायरनमेंट में अपस्किल भी करना है, रीस्किल भी करना होगा, नए दौर के लिए रेडी होना होगा, आप कैसे उन्हें समझाएंगे? सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि उनको अपना एटीट्यूड इस डायरेक्शन में रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग पुराने तरीके से काम करते रहते हैं और समझते हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं और नई चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहले हमें नई चीजों की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। आपने कहा 4.0 इंडस्ट्री मूव कर रही है, बिल्कुल मूव कर रही है। आपको पता होना चाहिए 4.0 क्या है, आपको पता होना चाहिए क्या क्या नई चीजें आ रही हैं। ये अवेयरनेस आपको रहनी चाहिए। पहली बात अवेयरनेस की बात है। दूसरी बात, आपको आप ये समझना चाहिए कि जब तक आप इनोवेशंस में नहीं जाओगे, अपने प्रोडक्ट के इनोवेशन में हो या अपने सिस्टम के इनोवेशन में हो, तो आप एग्जिस्ट नहीं करोगे। बिकॉज जो पुराने जमाने में बिजनेस होते थे, एक बिजनेस स्टार्ट किया 10 साल तक चलता था, 20 साल तक चलता था, वो जमाने खत्म हो गए। अभी कोई बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, उसका लाइफ साइकिल 2 से 3 साल, ज्यादा 4 साल लाइफ साइकिल रहेगा। उस साइकिल में भी चीजें बदलती जाएंगी। तो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले लोग पीछे बढ़ते जाएंगे, नई टेक्नोलॉजी वाले लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, आप इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं स्किलिंग पर्सपेक्टिव पे, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल है। उन्हें एक नए तरह के स्किल सेट्स की जरूरत होगी। कई जो एग्जिस्टिंग हैं वो बिल्कुल रिडंडेंट हो जाएंगे और कई नए स्किल्स और नई रिक्वायरमेंट नए दौर में रेडी हो रही हैं। आई थिंक हर ऑर्गेनाइजेशन को अपस्किलिंग, अपने वर्कफोर्स की अपस्किलिंग के लिए बहुत ज़रूरत है, करनी पड़ेगी उनको, स्पेशली टेक्नोलॉजी, बेसिक टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ मैं। जैसे कि अगर आपकी वर्कफोर्स को कंप्यूटर स्किल्स नहीं है तो वो ज़रूरी है कि यू मस्ट हैव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन अ स्मॉल वे के टू एक्सपोज योर वर्कफोर्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज आगे वही बहुत उसकी ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। ओके राहुल साहब, जहाँ तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है, इस फ्रंट पर आप किस तरह के और स्टेप्स की उम्मीद करते हैं? काम हुआ है, लेकिन और किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? मेरा तो सिर्फ इसमें यही सोचना है कि जो दुनिया में हो रहा है उसको तो एक बार मानते हुए, देखते हुए, करते हुए, the changes that you need to do at your end,
will definitely make the business much easier, as, rather than looking at the world for making, bringing about all the changes. जैसे सिद्दीकी मैम ने कहा कि आप अपने कंपटीशन को भी अपने कस्टमर की नजरिए से ही देखें, rather than spending an extra amount of time on the competition, you try to understand your consumer or your customer and please look at it like that. महेश जी ने कहा, whether that आपको अपना मनोबल नहीं छोड़ना चाहिए, or and look at opportunities which are kind of coming up. All of you should try to bring in honesty and transparency as much as possible into the business. उसके एक बहुत बड़ा फायदा है that it unleashes all your energy and time and focus onto doing the right things, which are for long term. Whether you are spending effort on brand building or on upskilling or on innovations, वो सब समय और एनर्जी रिसोर्सेज सारे वहां लगने चाहिए। महेश जी, ये बता सकें, जैसे आप कुछ देर पहले इनोवेशन का मेंशन कर रहे थे, इनोवेशन को आप डिफाइन कैसे करते हैं? स्मॉल बिजनेसेस को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो काम करते हैं जुगाड़ इनोवेशन पर, मतलब आप अपने डे टू डे ऑपरेशंस में आप उनको कैसे समझाएंगे? इसको आप देखते कैसे हैं? इनोवेशन को बहुत सिंपल तरीके से समझाने का एक ही मतलब है कि जो भी काम आप करते हैं, आपको एक ही क्वेश्चन पूछना है अपने से, क्या मैं इसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ? How can I do it better than what I'm doing today? Then you will find an answer how you can do it. And that's innovation. Innovation ऐसा नहीं है कोई ऊपर से कोई आपको इन्वेंशन नहीं है, मतलब आप उसको एक तरीके से बेटर कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं और उसको और बेहतर तरीके से, बस वो भी इनोवेशन है। उसको इनोवेशन समझना चाहिए। आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा हाउ आई कैन ऐड वैल्यू टू दिस प्रोडक्ट। मैं ये प्रोडक्ट को और कैसे बेहतर बना सकता हूँ ताकि मेरे कस्टमर को उसकी वैल्यू मिले। ये क्वेश्चन को पूछते रहना पड़ेगा आपको। अकेले पूछे, ग्रुप में बैठ के पूछे, अपने 4 आदमियों से कंसल्ट करें, अपने जो स्टाफ है उससे कंसल्ट करें, यार हम इसको कैसे जल्दी काम कर सकते हैं, इस क्वालिटी को बेटर इंप्रूव कैसे कर सकते हैं हम लोग। आंसर इनोवेशन के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तब आप बताएं, जैसे टेक्नोलॉजी का मेंशन कर रहे थे, अब टेक्नोलॉजी स्मॉल बिजनेसेस को भी समझ में आया, एक एनेबलर की भूमिका वो निभा रहे हैं और वो इस तरफ बड़े भी हैं। कोविड के दौरान वो इस तरफ आगे भी आए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। उनको किस तरह से और सपोर्ट किया जा सकता है ताकि वो इस तरफ आएँ, अडॉप्ट करें और आगे बढ़ें, इस दौर में वो भी इसी रफ्तार के साथ आगे निकलें? देखिए, जो मैंने अपने बिज़नेस में सीखा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो अब एक सिर्फ एनेबलर ही नहीं है, बट वो अब एक बहुत ही कंपलसरी एक रिक्वायरमेंट हो गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जहाँ तक मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि जब आप बिज़नेस करते हैं तो इट्स लाइक अ वॉर। आपके पास क्या एम्यूनिशन है, क्या नॉलेज है कंपटीशन के बारे में, अपने मार्केट के बारे में, कंज्यूमर के बारे में, और उसको डेटा एनालिसिस जो है दैट गिव्स यू अ ह्यूज पावर कि मेरे मार्केट में क्या हो रहा है, मैं उसे कैसे केटर कर सकती हूँ बेहतर। तो वो सब टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हम कर सकते हैं। सो वेदर वो हम मोबाइल फ़ोन्स, ऐप्स, सॉफ्टवेयर, ERP, टैली, जैसे अभी बताया उन्होंने कि टैली में भी वो आप देयर आर कंपनीज दैट आर डूइंग डेटा एनालिटिक्स फॉर यू। तो डेटा एनालिटिक्स तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही क्रूशल चीज़ है, और वो सब MSMEs को किस छोटे स्तर पे या ज़्यादा उस पर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इट इज़ अ ग्रेट एनेबलर, और उससे आपको जो वो नॉलेज मिलेगी दैट इज़ पावर। ओके, हम अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आपसे चेक कर रहे हैं। राहुल साहब, आपने शुरू में मेंशन किया था आपके जो SMEs हैं, आपने उनसे इंटरैक्ट किया और समझने की कोशिश की उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं और उस तरफ आप आगे बढ़े। ये आप बता सकें, डिलेड पेमेंट्स एक बड़ा कंसर्न एरिया रहा है MSMEs के लिए। वो कहते हैं बड़े कॉर्पोरेट से भी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी पेमेंट्स में देरी होती है। उसको लेकर हमने देखा है कदम उठाए गए हैं, उसको कुछ इम्पैक्ट भी रहा है। साथ ही ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को आप किस तरह से देख रहे हैं, जिसमें हमने देखा है SMEs जो हैं ऑलमोस्ट 350 शहरों से आगे आए हैं, करीब 37 बैंक्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस तरह के इनिशिएटिव्स को आप कैसे देखते हैं और आप कैसे उस पर हमें समझाएंगे? जो करंट एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट ने दी हैं, और जैसे आपने कहा कि 37 बैंक have already come forward to for trade receivables and discounting systems, बिल्कुल ये सब पॉसिबल है करने के लिए। मैं जरूर अगेन अपने MSME भाइयों से कहूंगा कि देखिए, कई बार हर चीज जो है वो की जानकारी या अवेलेबिलिटी नहीं होती है। आप जरूर अपने दायरे में, अपने ऑर्बिट में एक आध कोई लोग ऐसे जिनको कि आप अपना मेंटोर समझ सकें या कोच समझ सकें,
जरूर उनसे संपर्क कॉन्स्टेंटली रखिए, जिनको आप अपनी समस्या बता सकें और उसका हल ढूंढ सकें और उनके बिजनेस एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकें। मैंने तो ये हमारे साथ जितने जुड़े हुए हैं उन लोगों को अपने लिए तो ऑफर करा है और मेरे पास में लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं, और बल्कि अब तो ऐसा भी हो गया है कि जहां पर जो जुड़े हुए नहीं भी हैं, तो whatever is possible is available. I mean, that's completely reachable as long as you have the way for it, you know. And I would suggest that each one of you should really search out for some kind of a mentor, coach, guide, whatever that name that you may. और But otherwise, there is enough funds which are available. ओके तो चलते हुए अब हम फाइनल कमेंट्स आपसे लेना चाहेंगे। महेश जी, आप बता सके, आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे, ये जो वोकल फॉर लोकल है, इसकी सोच को आप कैसे देखते हैं और इस दिशा में कैसे आगे बढ़ना होगा? समय है अपने ड्राइंग टेबल पे बैठने का और सोचने का, हम लोग क्या चीज बनाएं जो बाहर से आती है इस देश में बनाएं, ताकि यहाँ की जनता के लिए, यहाँ की इंडस्ट्री के लिए, आपके फायदे के लिए वो अच्छी चीज बन पाएगी, बिजनेस ग्रोथ कर पाएगा। और मुझे बहुत बहुत कॉन्फिडेंस है कि आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, ये दोनों प्रोजेक्ट सब इंप्लीमेंट होंगे तो एमएसएमई इंडस्ट्री प्रोग्रेस करेगी इस देश में। ओके, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड। आई एम वेरी वोकल फॉर लोकल, मेरा तो ब्रांड लोकल है, जी। सो आई मीन मैं तो इसकी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। और जैसे उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल ये देखना है कि हम क्या चीज़ यहाँ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, क्योंकि एक रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारे लिए, दैट इज़ गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट ह्यूजली टू द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द नेशन। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोग्राम। जी, राहुल साहब, अंत में आप बता सके फिर इन योर अपॉर्चुनिटीज के लिए बदलते दौर में अगर वो एक्सपोर्ट की तरफ भी आगे बढ़ते हैं तो आप उनको एक लास्ट मैसेज उस फ्रंट पर क्या कहना चाहेंगे? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो हमारे दायरे में है या हमारे सेगमेंट ऑफ बिजनेस में है, एंड दैट इज फर्नीचर। तो फर्नीचर आज की तारीख में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें करीब 50-60% बल्कि 70% जो है वो इम्पोर्ट ही होता था, एंड दैट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। और जितना हमारे यहाँ बनता है फर्नीचर वो सब एमएसएमई सेक्टर में ही बनता है और बहुत बड़ी कंपनीज नहीं है। बट जो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, दैट इज एक्सपोर्टिंग वेयर चाइना वाज डूइंग टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, दैट अपॉर्चुनिटी इज एटलीस्ट 100 times बिगर देन जस्ट द रिप्लेसमेंट पार्ट। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है, बिल्कुल आ रही है, और जो ये दुनिया जैसी बदल रही है इसमें रोज कोई ना कोई नई क्रिएट हो रही है। तो इसलिए आई थिंक वी जस्ट नीड टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट एंड जस्ट पुट आवर हेड डाउन एंड कंटिन्यू। राइट सर, समय इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गौतम जी धन्यवाद। महेश गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। ताप सिद्दीकी, थैंक यू। चलते चलते हम मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हेनरी फोर्ड की एक बात आपके सामने रखना चाहेंगे। क्वालिटी मीन्स डूइंग इट राइट व्हेन नो वन इज लुकिंग। तो फिर इस नए दौर में नए मौकों को हासिल करने के लिए उम्दा क्वालिटी को ही कारोबारी मंत्र बना लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऑथर, बिजनेस कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेरा से। फिलहाल नमस्कार।